गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो हम यहाँ कर रहे थे अपनी चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की सीरीज, जिसका लेटेस्ट एडिशन 5th वाला जो है वो आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। और इसका चैप्टर नंबर 2 आज एकदम कम्प्लीटली नया चैप्टर है जिसे हम करेंगे। चैप्टर का नाम है टेररिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। कई सारे पार्ट्स में होगा क्योंकि बड़ा है और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए आज आपके सामने ये पार्ट 1 में प्रेजेंट करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन ये बहुत ज़रूरी है रेगुलर अपडेट्स के लिए। चलिए शुरुआत में मैं क्लासिफिकेशन वगैरह की तरफ बढ़ूँ उसके पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टेररिज्म को लेके दे देती हूँ। दोस्तों, अगर टेररिज्म की बात करें तो टेररिज्म आप कह सकते हो एक कोई प्लान्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक सिस्टमैटिक यूज वायलेंस का एज अ मीन्स ऑफ कोर्जन फॉर पॉलिटिकल या रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल पर्पस के लिए। सिंपली कि जब कोई प्लानिंग के साथ, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ, एक सिस्टमैटिक तरीके के साथ वायलेंस होता है, जैसे आप देखते हो कहीं ये लोग बम गिरा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों, अब ये किसी भी वजह के लिए हो सकता है भाई। अगर अफगानिस्तान में देखें आप तो भाई इतना कुछ हुआ, वो किस लिए? पॉलिटिकल पर्पस, कभी रिलीजियस पर्पस देखने को मिलता है और कभी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइडियोलॉजी के लिए तो आइडियोलॉजिकल पर्पस देखने को मिलता है। तो मोटे तौर पे हमने टेररिज्म आपको बता दिया क्या होता है। अब ये टेररिज्म किसी एक देश या दो देश का दिक्कत नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। बट अगर हम देखें कि जितने भी पास्ट में कदम उठाए गए हैं कि भाई एक डेफिनेशन बना दी जाए टेररिज्म की, तो ये सारे कदम जो उठाए गए हैं वो बेकार गए हैं। अब आप कहेंगे क्यों मैम, क्यों एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को हम नहीं बना सकते टेररिज्म की? देखिए, इसकी मेनली दो वजहें हैं। पहली वजह तो ये कि एक टेररिस्ट जो होता है, हो सकता है कि वो एक देश में टेररिस्ट के तौर पे देखा जाता हो, लेकिन दूसरे देश में ये फ्रीडम फाइटर के तौर पे देखा जाता हो। तो ये आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि कुछ टेररिस्ट किस लिए, भाई उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, तभी तो वो ऐसा अपना आतंक फैला रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के लिए ही आवाज उठा रहे हैं। तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर लोग किसी देश के उसको सपोर्ट करते हो, फ्रीडम फाइटर समझते हो कि हमें ये आज़ादी दिलाने के लिए सब कर रहा है, और वही जगह दूसरे के लिए अगर देखा जाए तो ये टेररिस्ट हो सकता है। तो दूसरी बात ये कि इट इज नोन दैट सम स्टेट इनकरेज वेरियस क्रिमिनल एक्ट्स। ये देखिए जानी मानी बात है कि कुछ स्टेट्स जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार के क्रिमिनल एक्ट्स को और बढ़ावा देती हैं कि आप ये सारे क्रिमिनल एक्ट्स को दूसरी स्टेट में करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लो, अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कोशिश करता है कि किसी तरह से इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर या और जगहों में भी बस दुख दर्द रहे, चाहे बर्बाद हो जाए, तो वो यही सारी चीज़ें सोच के प्रमोट करता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस है एक बात पॉलिटिकल विल की कि कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन नहीं बन पा रही है टेररिज्म की, ठीक है। इवन हमारे यूनाइटेड नेशंस भी यहाँ पे एक ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं ला पा रहा है टेररिज्म की, जो एक यूनिवर्सल हो नेचर में, जिसे उसकी सारी मेंबर कंट्रीज एक्सेप्ट कर सकें। अब क्या है डिफिकल्टी जो है इस टेररिज्म को डिफाइन करने में, व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट टेररिज्म, ये क्या ऐसे आखिरकार ये टेररिज्म के क्या एक्ट्स हैं। तो जो मुश्किल है यही एज अ बैरियर है इन द इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म। एक बात बताइए, जैसे 10 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये 10 लोग अगर आपस में एक चीज को लेके सहमत नहीं हैं, तो ये सारे मिलके एक साथ काम कैसे करेंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि जब इतनी डिफिकल्टी है तो यही वजह है ना, कि जो है सब लोग टेररिज्म के खिलाफ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अब हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट हैं जिनको हम चाहते हैं कि हम यूएनएससी में उनके इनको जो है बैन करने के लिए बहुत बार आवाज़ उठाते हैं, तो चाइना हो गया, या अगेंस्ट हो जाता है, अपनी वीटो का इस्तेमाल कर देता है। तो इससे क्या होता है कि वो बच जाते हैं।
समझ रहे हो ना? तो ये चीजें हैं। तो इन सब दिक्कतों के बावजूद हम ये कह सकते हैं, चलिए सारी दिक्कतें हैं लेकिन तब भी हम ये बात कह सकते हैं कि टेररिज्म एक स्टेट है, टेरर का, पैनिक का, फियर का, ठीक है ना, जो दिमागी तौर पे क्रिएट किया जाता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। किस वजह से? ताकि फोर्स कर सकें, ब्लैकमेल कर सकें अथॉरिटीज को। अब इसमें वो किन तरीकों का यूज करते हैं? यूज करते हैं वायलेंट मेथड्स का, ताकि वो अपनी डिमांड्स को पूरा करा सकें और जो उनको पॉलिटिकल, रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल उनके गोल हैं वो उसे पूरा कर सकें। इंग्लिश में एक बार पूरी डेफिनेशन अगर बताऊं तो टेररिज्म इज अ स्टेट ऑफ टेरर, पैनिक एंड फियर, psychosis created by an individual or group of people in order to force, coerce or blackmail the authorities using violent methods to accept their demand or to attain political, religious or ideological goals। ठीक है। अब टेररिज्म इज थॉट टू बी मेथड ऑफ वॉर, जिसके अंदर इंटेंशनली अटैक करना यहाँ पे कंसिस्ट करता है उन लोगों को who ought not to be attack। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की तरफ ही रहते हैं और आपको समझाते हैं क्या ये मैं कहना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन की बात करें टेररिज्म के, तो आप इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। पहली कैटेगरी ये कहती है कि भाई टेररिज्म बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स। क्या है ये? देखिए, जब कोई भी सरकार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेररिज्म के अंदर इंडल्ज होती है अपने खुद के लोगों के अगेंस्ट या फिर उन लोगों के अगेंस्ट जो कि दूसरे देश के हैं, तो आप इसे बोलोगे टेररिज्म बाय स्टेट एक्टर्स। क्या बोलोगे? टेररिज्म बाय स्टेट एक्टर्स। नॉर्मली समझिएगा कि जब कोई सरकार अगेंस्ट है अपने खुद के लोगों के अगेंस्ट कुछ ऐसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा कोई टेररिज्म का काम कर रही है या फिर उन लोगों के अगेंस्ट कर रही है जो कि दूसरे देश के हैं, तो आप इससे बोलोगे, क्या बोलोगे? टेररिज्म बाय द स्टेट एक्टर्स। ठीक है, सरकार ऐसा टेररिज्म फैला रही है। साथ में टेररिज्म जो दूसरे देश के अगेंस्ट होता है, वेदर इन सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म या फिर डिस्टेबलाइज करने के लिए कंट्री को, तो इसको बोला जाता है एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। क्या? एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। कि बाहर की जो कोई स्टेट है वो यहाँ पे बढ़ावा दे रही है टेररिज्म को किसी और देश में। क्लियर? अब जैसे कश्मीर के अंदर एग्जाम्पल समझो आप, कश्मीर के अंदर टेररिज्म ये एक डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है ना पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जिसे हम लोग कहते हैं ISI, इसका इन्फ्लुएंस है। वाइल जो हिंटरलैंड टेररिज्म है इंडियन मुजाहिदीन या स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का, जिसे हम लोग सिमी कहते हैं, अभी इस बारे में हम सब कुछ आपको बताएंगे। ये अलग अलग तरह के टेररिस्ट ग्रुप हैं, तो हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो इस तरह के ग्रुप्स को भी यहाँ पे इनडायरेक्टली सपोर्ट करा जाता है ISI के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा। इसलिए पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक एक्सटर्नल स्टेट है, ठीक है, बाहर का देश है, कोई दूसरा देश है और ये हमारे देश भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहा है या डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली। समझे? सेम तरह से टाइम और अगेन एस्पिरेशंस हैव बीन कास्ट ऑन द रोल ऑफ बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये भी एक एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स हैं टेररिज्म को लेके हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में। समझे? अब देखिए, टेररिज्म को जो सपोर्ट मिलता है ये आप कह सकते हो बहुत तरीकों का हो सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को, इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट हो सकता है, आर्म्स, मान लो भाई आर्म्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है या इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट मिल रहा है या कोई आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा है, तो किसी भी तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करना ये सब आएगा इन सब चीज़ों के अंदर। तो आई होप मैं आपको टेररिज्म बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स के बारे में बता चुकी हूँ। समझ गए आप? अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग विच मोटिवेट्स मी टू मेक लेक्चर्स फॉर यू। अब
नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया, इसके क्लासिफिकेशन में दूसरा आता है टेररिज्म बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। अब आप नाम से समझ रहे होंगे नॉन स्टेट का मतलब क्या है। इस केस में जो टेररिज्म का एक्ट है इसे परफॉर्म करा जाता है इंडिविजुअल के द्वारा। अब एक लौता बंदा मान लो कर रहा है या कोई ग्रुप कर रहा है, लेकिन इस इंडिविजुअल या इस ग्रुप को कोई बाहर की सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, ये अपने आप से कर रहे हैं। मतलब नॉन स्टेट एक्टर्स का मेनली समझिए कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक नहीं होता किसी भी सरकार या सरकारी एजेंसी से, वाइल जब वो अपना एजेंडा पूरा कर रहे होते हैं। दो इनडायरेक्ट लिंकेज आप कंप्लीटली ऐसा नहीं कर सकते कि किसी प्रकार का कोई इनडायरेक्ट लिंक नहीं था, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो होता है ना, तभी तो इतना बढ़ावा इनको मिलता है ना। लेकिन हम मोटी मोटी डेफिनेशन आपको बता रहे हैं तो आपको समझने भर के लिए काफी है। अब जैसे नक्सलीज हो गए, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, LTTE, ये आपने श्रीलंका के अंदर सुना होगा अच्छे से। नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिस्ट, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में। ये अगर बात करें तो कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट टेररिस्ट ग्रुप जिसमें मैं आपको इन सब के बारे में एक्सप्लेन करूंगी आगे के चैप्टर में, लेकिन फिलहाल अभी सुनते चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ आपके है लश्कर तैयबा, बड़ा आपने सुना होगा फेमस। कौन इस अभी रिसेंट में किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके अलावा ये देखिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया इंडियन मुजाहिदीन, ये भी क्लेम करते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, बट इनको सपोर्ट देता है पाकिस्तान। समझ रहे हैं। तो एक इनडायरेक्टली सपोर्ट, बिल्कुल कंप्लीटली तो आप मना नहीं कर सकते, बट हाँ ऐसा होता है कुछ हद तक, ऐसा समझिएगा। डिफरेंशिएशन क्लासिफिकेशन के तौर पे आपको दोनों पता होना चाहिए। अब देखिए यूज जो नॉन स्टेट एक्टर्स का है ये इम्पोर्टेंट है प्रॉक्सी एलिमेंट को एम्प्लॉय करने में, जो कि स्टेट जो पाकिस्तान की है उसे एक डिग्री ऑफ डिनाइबिलिटी देता है। कि अब ऐसे समझ लो कि उनका कोई बंदा यहाँ पे है, अब जैसे कोई बंदा है, अब उसने कहा कि नहीं मैं तो जो है किसी के लिए काम नहीं करता, पाकिस्तान यहाँ पे कुछ बम फूटा, पाकिस्तान ने कह दिया हमने तो नहीं कुछ करवाया, हमने तो कोई सपोर्ट नहीं करा, उसने भी कहा नहीं हम तो इंडिविजुअली आजादी दिलाने के चक्कर में, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए यहाँ पे कोई डाउट वाली बात नहीं है कि ऐसे कोई भी नॉन स्टेट एक्टर जैसे लश्कर तैयबा वगैरह could have operated with impunity without an active funding। खुद सोचो ना, कोई एक इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऐसे कैसे हो सकता है कि ये सारा का सारा बिना किसी बाहर के सपोर्ट के, किसी लॉजिकल किसी मिलिट्री सपोर्ट के, ऐसे पाकिस्तान जैसे देशों के, ठीक है, जिसे भी इनडायरेक्टली चाइना वाइना जो सपोर्ट करते हैं दूर दराज पे, ऐसे सपोर्ट के बिना ऐसे इतने भारी लेवल पे नुकसान कैसे कर सकता है जब तक इसको कहीं से मोटी फंडिंग नहीं आएगी। ISI के साथ अच्छा लिंक, और ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं ना वो अच्छा खासा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जैसे 26/11 का अटैक हुआ था उसमें भी। तो इन सारे ग्रुप का जो एम होता है ना सिर्फ इनस्टेबिलिटी को क्रिएट करना जैसे जम्मू एंड कश्मीर जैसे इलाकों में, बट साथ में इनका बड़ा एम ये भी होता है कि देश को भी हिला दें, डिस्टेबलाइज करें ताकि डेवलपमेंट ना हो सके, दिक्कतें आए, देश पिछड़े, ठीक है ना। तो ये किया जाता है, छोटे छोटे टेररिस्ट स्ट्राइक कर दी कहीं पे, है ना, कहीं पे डर का माहौल, कहीं पैनिक का माहौल फैला दिया, तो लोग काम नहीं करेंगे, चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, विदेशी कंपनियां आएंगी नहीं काम कर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने, ऑब्वियस सी बात है देश पीछे होगा। तो इससे इंडियन स्टेट की जो ये इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन है इसमें दिक्कत आती है। अब देखिए नकली जो नोट होते हैं, काउंटरफीट करेंसी भारी मात्रा में देश के अंदर वो आ गई मान लीजिए, तो इससे भी क्या होता है इकोनॉमी बड़ी वीक हो जाती है। हाँ, इसलिए कुछ ये जो सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान से बैठे काम कर रहे हैं, ये क्या है, ये प्रॉक्सीज हैं टू द स्टे ऑफ द स्टेट, और ये एक क्लियर चार्टर ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर काम करते हैं। ठीक है, ये समझ गए आप हमने क्या कहा आपको। अब मोडस ऑपरेंडी एंड मोटो ऑफ ISI, अगर मैं इसका बताऊं कि देखो सीधी सीधी बात है, काम करने का क्या तरीका है। ISI की बात करें तो दो सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स जो आप कह रहे हो ना, तो क्या काम करने का तरीका है, क्या ये इच्छा रखते हैं, क्या इनका फ्यूचर है, थोड़ा समझिएगा। पहला तो ये कि टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स,
अब इसका मतलब क्या हुआ, नाम से ही आप समझ रहे होंगे। सीधा सीधा ये है कि भारत को इतना कमजोर कर दो, यहाँ से यहाँ अटैक, यहाँ अटैक, यहाँ अटैक, यहाँ अटैक, कि भारत उन्हीं सब में उलझा रहे और अपने आप ही से ना उभर पाए, ताकि वो अपना कुछ डेवलपमेंट कर सके। और आज अपनी खुद की हालत देखिए, इतनी खराब आइडियोलॉजी होने की वजह से क्या हालत है। दूसरी बात कि इंडियन इकोनॉमी को हिला दो, डिस्टेबलाइज कर दो, फेक करेंसी नोट्स के थ्रू, कोई दूसरे और तरीके के माध्यम से। तीसरा कि आर्म्स वगैरह को प्रोवाइड करना, एक्सप्लोसिव्स को प्रोवाइड करना, हर तरह के मिलिटेंट्स को इंडिया के अंदर। चौथा कि एडवांटेज लेना एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स का जो कि इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, और फाइनेंशियल, लॉजिकल, है ना, मिलिट्री सपोर्ट देना ऐसे ग्रुप्स को। पांचवा कि ये सपोर्ट जो इस्लामिक फंडामेंटल एक्टिविटीज का है ना, उसे और ज्यादा स्प्रेड करना। नेक्स्ट बात करी जाए, एक लास्ट बात वो ये है कि कम्युनल हेट्रेड फैलाओ, हिंदू मुस्लिम कराओ, वायलेंस होगा देश के अंदर। एम ये होगा कि भाई कंट्री डिवाइड होगी और कंट्री कमजोर होगी। तो ये सब ऐसी नॉर्मल चीजें हैं जो आम जो है भाषा में आप समझ सकते हैं, आम चीजों में आप जान सकते हैं। हमारे लिए रोज का है इन सब चीजों को समझना और जानना। क्लियर है इस चीज को, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ टेररिज्म इन इंडिया के बारे में। तो अगर कैटेगराइज करें हम टेररिज्म को, तो भारत के अंदर ब्रॉडली 4 मेजर कैटेगरीज हैं। पहला है हिंटरलैंड टेररिज्म, ठीक है, ये एंड हटा दो। दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी। तीसरा है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। और चौथा है लेफ्ट विंग टेररिज्म। इन चारों को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए इनमें से जो बाकी के आखिरी के दो हैं, है ना, इनका ये जैसे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी और लेफ्ट विंग टेररिज्म का आपको डायरेक्ट लिंक नहीं मिलेगा एक्सटर्नल स्टेट एक्टर से, ठीक है। तो हम इसके बारे में एक सेपरेट चैप्टर्स में अलग अलग बात करेंगे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो दिक्कत है, ये हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है। वो आप जानते ही हैं भाई, चाहे कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। तो इसको भी हम एक अलग चैप्टर में डील करेंगे, क्योंकि हमें सब कुछ अच्छे से समझना होगा ना। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे हम ये हिंटरलैंड टेररिज्म को थोड़ा सा समझते हैं। पहला वाला जो था ग्रोथ ऑफ हिंटरलैंड टेररिज्म को। देखिए सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि हिंटरलैंड टेररिज्म क्या है। ये कैसे तरह का टेररिज्म है जो कि फैला है पूरे ही हिंटरलैंड में हमारे देश के। जैसे कि अभी समझाते हैं, ऐसे जो टेररिस्ट के तरीके होते हैं ना, वो पूरे इंडिया में होते हैं और ये बिना कोई स्पेसिफिक रीजन में होते हैं। लेकिन अगर आप समझोगे, सही से एनालाइज करोगे, तो ये देखने को मिलेगा कि ये एक सीक्वेंस तरीके से हो रहा है, वेल प्लान्ड है, मोटिवेटेड है प्रॉपर ग्रोथ ऑफ टेररिज्म से भारत के अंदर। अब देखिए पहली चीज आपको बताती हूँ, जैसे कि आफ्टर फेलिंग इन 2 कन्वेंशनल वॉर्स अगेंस्ट इंडिया, स्पेशली आपका पोस्ट द ह्यूमिलिएटिंग डिफीट जो 1971 में हुई, ठीक है। जैसे ये हारा ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने क्या करा, एक ऐसा तरीका अपनाया कि आओ चलो सब कन्वेंशनल वॉर करते हैं, प्रॉक्सी वॉर करते हैं। कैसे, अपने यहाँ से बैठे बैठे उन टेररिस्ट को सपोर्ट करना जो इंडिया के अंदर हैं, और टेररिस्ट एक्टिविटीज को यहाँ बढ़ावा देना। तो पिछले 30 सालों में, 40 सालों में हम देखते हैं ना, क्या समझे, अभी बताया था ना कि इनका यही मोटो है कि ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो ये बीज बोया है ना आज के टेररिज्म का, इसे पता है ये बोया गया था खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में जो हुआ था ना 1980s में, उससे भी शुरुआत है। और ये बहुत ज्यादा एक डेडली टेररिस्ट मूवमेंट रहा देश के अंदर, और इट वॉज टू क्रिएट एक बफर सोवेरियन स्टेट जो कि जम्मू एंड कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच हो। तीसरी अगर मैं बात करूं, तो पंजाब के बाद कश्मीर को टारगेट करा गया लेट 1980s में। कोशिश करी गई कि फायदा उठाया जाए जो एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स है ना कश्मीरी पॉपुलेशन के बीच में, उसका फायदा उठाए, और आज तक आप देखते हो कितना दिक्कतें हुई। उसके अलावा टेररिज्म कश्मीर के अंदर वो बेसिकली ऑपरेट होता है इस
पीओके से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, है ना, बेस्ड इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड वही करे जाते हैं, ट्रेन करे जाते हैं, इंस्पायर और डायरेक्ट करे जाते हैं इस आईएसआई के द्वारा, जैसे लश्कर तैयबा, ठीक है, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारे के सारे टेररिस्ट ग्रुप। मीनवाइल जो इस सिमी वाला मैंने बताया, स्टूडेंट इस्लामिक वाला, इसको भी अलीगढ़ में फॉर्म किया गया था 1977 में। इसका मेन मोटिव ये था कि हम इंडियन मुस्लिम्स को आज़ादी दिलाएंगे, किस चीज़ से, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से, एंड इन्हें अपना इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने के लिए प्रॉपर और बढ़ावा देंगे। और 1980s में 90s में सिमी एक हाईली मिलिटेंट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बना ताकि और रेडिकल पोस्चर ये ले सके, इसलिए इसे बैन कर दिया गया था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के अंदर 2001 में। समझे? अभी और समझिए हमारा ये अयोध्या का इंसिडेंस कैसे भूल सकते हैं 1992 का। इसमें भी बहुत सारे ऐसे रिएक्शनरी एक्टिविटीज देखने को मिली थी टेररिस्ट की पूरे देश में, खासकर मुंबई में देखिए ना 1993 के बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट हुए थे, और इससे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली आईएसआई को कि और आगे अपना ये प्रोपेगेंडा टेररिज्म को फैलाने का, कम्युनिज्म को फैलाने का देश के अंदर बढ़ा सके। और समझिए छठा पॉइंट क्या, कि हमारी 21वीं शताब्दी ने तो ये इंडियन मुजाहिदीन को फॉर्म होते देखा है जब सिमी बैन हुआ उसके बाद। तो ये क्या था, ये इट वॉज टू प्रोजेक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ये इसलिए था, ये बाहर की दुनिया को दिखाने चाहते थे कि टेररिज्म भारत के अंदर जो हो रहा है वो अपनी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ के मुसलमानों के साथ बुरा व्यवहार करा जाता है और कोई बाहर का देश इसे कुछ नहीं स्पॉन्सर कर रहा। समझ रहे हो? ऐसी वीडियोस जैसे गुजरात राइट की वीडियोस को खूब ऐसे फैलाया गया आईएसआई के द्वारा, रिक्रूट और रेडिकलाइज करा यूथ को, उनका माइंड वॉश करा, उनको और ज्यादा टेररिस्ट बनाया। ठीक है, सातवीं बात ये कि आईएसआई हमेशा से इसका कोशिश रही थी कि ये कम्युनल इंसिडेंट जैसे अयोध्या का इशू, गुजरात के राइट्स, इन सब का फायदा उठाए ताकि यंग इंडियन मुस्लिम्स और ज्यादा भड़के, और जो आईएसआई के ऐसे बढ़ते एफर्ट्स कि भाई ये कम्युनल सेंटिमेंट यहाँ पे जो है एक्सप्लॉइट रहे हैं। अभी आज भी आप देखते हो कि क्या होता है, यही तो आप देखते हो ना कि जरा बहुत शांति होती है तो एक कोई न्यूज ऐसी फैल जाएगी कि हिंदू ने मुस्लिम के साथ ऐसा करा, मुसलमान ने हिंदू के साथ ऐसा करा, फिर लोगों के सेंटिमेंट्स एकदम बाग बबूला हो जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज ये लोग बाहर से ही कराते हैं, ऐसा नहीं होता कि एकदम से सब कुछ फैलता है। तो एफर्ट्स ये बढ़ते हुए आईएसआई के कम्युनल सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए इंश्योर करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो वल्नरेबल है टू मोबिलाइजेशन, रिक्रूटमेंट और रेडिकलाइजेशन के लिए। और रिसेंट टाइम में यहाँ पे रिपोर्ट मिली है लश्कर तैयबा के जवान लड़कों को मुस्लिम्स के ये जो है आपकी रिक्रूट कर रहा था इन द राइट अफेक्टेड मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के। तो ये सब चीजें देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं से जो भी पढ़ रहा है, चाहे वो जो भी है, हिंदू है मुसलमान है, उन्हें समझना पड़ेगा कि सबका नुकसान नहीं होना है, इन ग्रुप्स का नुकसान नहीं होना है, नुकसान आपका और आपकी फैमिली का होना है। एक वजह ये भी है कि हमने रिएक्शनरी राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज देखी 2006-7 में, कि जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुए मालेगांव में, मक्का मस्जिद में, हैदराबाद अजमेर शरीफ और समझौता एक्सप्रेस में। तो शुरुआत में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी अलग अलग स्टेट पुलिस की, ये तो इन्होंने तो एलिजिटली इम्पैक्ट करा इनोसेंट मुस्लिम यूथ को इन सारे केसेस में, और इसकी वजह से मुसलमानों के बीच में बहुत रिसेंटमेंट हुआ और एक दूसरा बढ़ावा मिला रेडिकलाइजेशन को मुस्लिम यूथ का बाय आईएसआई, लश्कर तैयबा, सिमी, उसके साथ इंडियन मुजाहिदीन वगैरह के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अच्छा, लास्ट में आपको बताना चाहती हूँ, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, नाम भी तो देखिए कैसे हैं, साफ कहते हैं कि भैया हम आपके नाम के, हम इस्लाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हुजी वगैरह बांग्लादेश का, ये भी जो है इन्वॉल्व मिला है बहुत सारे टेररिस्ट अटैक में इंडिया के। ठीक है ना, तो ग्रोथ ऑफ इंटरलैंड टेररिज्म के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश करी है। तो एक काम करते हैं, अभी इतना रखते हैं, हाफ आवर की तो ये हो गई है और बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करेंगे,
नेक्स्ट वाले में हम इम्पोर्टेंट टेररिस्ट अटैक के बारे में इंडिया के जो है कवर करेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, क्या कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट टेररिस्ट अटैक भी कर लेते हैं, एक ही पेज है, उसके बाद हम सीधा पार्ट 2 पे आ जाएंगे ना, तो इतना और कर लेते हैं। चलिए जहाँ पे 25 मिनट का था थोड़ा और देखिए। इम्पोर्टेंट टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले 20 सालों में, अब अभी तो थोड़ा सा मान लो 25 सालों में मान लो, ठीक है, ये देखने को मिलता है कि जो साल रहे हैं ये प्रेजेंस आईएसआई स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की इंडिया के हिंटरलैंड में, जो कि पहले सिर्फ पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर तक था, ये और पार्ट में भी फैला है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स आपको बताती हूँ। पहला तो बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई के अंदर 1993 में हुए, जिसकी वजह से 300 लोग कम से कम मरे, तो ऑफिशियल फिगर है न जाने कितने मरे। दूसरा ब्रह्मपुत्रा मेल ट्रेन में बॉम्बिंग हुई 1996 में, जिसकी वजह से करीब 33 लोग मरे। कोयम्बटूर बॉम्बिंग हुई 1998 में, विच वॉज टारगेटेड एट LK आडवाणी। इनकी इलेक्शन रैली चल रही थी, करीब 58 लोग मरे, 200 से ज्यादा इंजर्ड हुए। उसके उसके बाद एयर इंडिया फ्लाइट AI-814 की हाईजैकिंग हुई 1999 में बाय द हरकत उल मुजाहिदीन, जिसमें एक्टिव सपोर्ट किसका था, तालिबान का था, जो आज बैठा है बन के सरकार बढ़िया। उसके बाद हमारे रेड फोर्ट पे सन 2000 में अटैक हुआ। अटैक जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में हुआ 2001 में। अटैक इंडियन पार्लियामेंट पे हुआ 13 दिसंबर 2001 में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के द्वारा। अटैक हमारा अक्षरधाम जो है मंदिर पे हुआ गुजरात में 2002 में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के द्वारा। 4 सेपरेट अटैक मुंबई में देखने को मिले 2003 में, जिसमें करीब 68 लोग मारे गए। करीब 70 लोग मरे दिल्ली बॉम्बिंग्स में दिवाली के 2 दिन पहले 2005 में। बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई में 2006 में मिले लश्कर ए तैयबा के अंदर जो है 209 लोग मरे। मालेगांव में ब्लास्ट हुए राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा 2006 में, जिसकी वजह से करीब 37 लोग मरे। लखनऊ फैजाबाद बनारस अटैक हुए ना, यहाँ पे कोल्ड कॉम्प्लेक्स में 2007 में हुए थे, जिसे इंडियन मुजाहिदीन ने करवाया था। समझौता एक्सप्रेस अजमेर शरीफ ब्लास्ट हुए थे राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा सन 2007 में। अटैक सीआरपीएफ कैंप पे हुआ रामपुर में 2007 में। जयपुर बेंगलोर अहमदाबाद दिल्ली में ब्लास्ट हुए 2008 में। किसे किया, कैरी आउट किया गया बाय द इंडियन मुजाहिदीन, जिसमें 115 लोग मरे। फिर टेररिस्ट अटैक हुआ लश्कर ए तैयबा के द्वारा मुंबई के अंदर 2008 में, है ना, जिसे हम और आप 26/11 के नाम से आज पॉपुलरली जानते हैं। इसमें 171 लोग मरे। फिर जर्मन बेकरी पुणे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 2010 में, उसमें लोग मरे करीब 17। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा मुंबई में सन 2011 में, इसमें 26 लोग मरे। अटैक हुआ दिल्ली के हाई कोर्ट में इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा सन 2011 में, इसमें 12 लोग मरे। हैदराबाद बॉम्ब ब्लास्ट हुए 2013 में, इसमें इंडियन मुजाहिदीन ने करवाए थे, इसमें 16 लोग मरे थे। बोध गया ब्लास्ट हुए थे 2013 में इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा। पटना इलेक्शन रैली ब्लास्ट हुआ अक्टूबर 2013 में। जम्मू अटैक हुआ मार्च 2015 में, इसमें 6 लोग मरे। और गुरदासपुर अटैक हुआ जुलाई 2015 में, इसमें 10 लोग मरे। पठानकोट अटैक हुआ जनवरी 2016 में, 7 लोग मरे। सोचिए कितने सारे अटैक हुए हैं। सीआरपीएफ कॉन्वॉय पैम्पोर कश्मीर में हुआ था जून 2016 में, जिसमें 8 हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, शहीद हुए थे। उरी के मिलिट्री कैंप अटैक हुआ था 2016 में, जिसमें 23 पर्सनल की मौत हुई थी, कैरिड आउट हुआ था बाय जैश ए मोहम्मद। फिर नागरोटा बेस कैंप अटैक हुआ 2016 में, जिसमें 10 जवान शहीद हुए, है ना। ऐसा शक था कि इसे भी जैश ए मोहम्मद ने करवाया। अमरनाथ यात्रा पे 2017 में अटैक हुआ, 8 लोग मरे। अमृतसर अटैक हुए नवंबर 2018 में। आप ये सोचिए अमरनाथ यात्रा में तो होते रहते हैं, हर चीज क्या क्या बताई जाए। पुलवामा अटैक 2019 में, जो अभी रिसेंटली हुए हैं, यहाँ पे बहुत बुरा हुआ। सीआरपीएफ कॉन्वॉय अटैक करा गया एक सुसाइड कार बॉम्बर के द्वारा, और हमारे 46 जवान शहीद हुए। जैश ए मोहम्मद ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बड़ा प्राउड फील करते हैं। तो आपको दिखता है ना, इनका टारगेट यही है कि इंडिया की पॉलिटिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, आईटी और साइंटिफिक हब, रिलीजियस प्लेसेस जहाँ पे टूरिस्ट जाता है, ऐसी जगहों पर अटैक करें ताकि इनकी इकोनॉमी बहुत कम हो जाए हमारे देश की। और हिंटरलैंड टेररिज्म
is also sometimes carried out from neighboring countries, वही पाकिस्तान, इनके बॉर्डर्स से होता है, ट्रांसनेशनल टेररिज्म होता है। तो इससे देश के अंदर बड़ी इनेबिलिटी आती है इन अ कन्वेंशनल वॉर। और टेररिस्ट, इनको ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेपन्स सब पाकिस्तान में प्रोवाइड होता है। उसके बाद इनको चुप्पे से इंडिया में घुसेड़ देते हैं, ये एलओसी के माध्यम से या नेपाल के माध्यम से। अब तो ये चाइना भी एक सरदर्दी बहुत बड़ी इंडिया के लिए बन गया है। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों, ठीक है, अभी इतना करवा दिया ना। अब नेक्स्ट वाले में हम ना जो करेंगे वो एक्टिव मिलिटेंट आउटफिट्स से शुरुआत करेंगे पार्ट 2 में। हाफ हाफ आर के लेक्चर्स अच्छे रहते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी मेरी द्वारा सीरीज वर्चुअल लाइब्रेरी की बहुत अच्छी पेशकश है, आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपनी सुविधा अनुसार एमसीक्यूज वगैरह, पीडीएफ वगैरह के लिए सब कुछ ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।